हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है डेट DU LLB एग्ज़ाम के लिए पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स को करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सो इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए वी हैव स्टार्टेड आ पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़, जहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को करते हैं बाय डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे वीडियोस देखे होंगे देन यू नो दैट कि वी हैव कवर आउट द फैमिली लॉ, वी हैव कवर्ड द लीगल मैक्सिज्म, वी आर कवरिंग द लीगल स्टैटिक जीके। इसी तरीके से डिफरेंट सेक्शंस को हम लोग कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ MCQs। सो इन द टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लीगल स्टैटिक जीके एंड दिस इज द पार्ट 4th ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। 3 पार्ट्स आर ऑलरेडी ऑन माई चैनल, सो अगर आपने उनको नहीं देखा है प्लीज़ वॉच दैम। द लिंक ऑफ ऑल दोज इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। एंड टू गेट द हैंड आउट ऑफ द टुडेज वीडियो यू कैन चेक टू माई टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। विद ऑल दैट इंट्रो आई वुड लाइक टू से दैट इफ़ यू आर वेरी न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू इट बिकॉज दिस चैनल is going to help you a lot in the DU LLB preparation, ठीक है। with all of that, now starting with our question number first, which of the following laws has not been amended by the Criminal Law Amendment Act 2018? एंड ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था 2019 में, ठीक है। एंड एज यू नो दैट 2018 में क्या हुआ था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था। डेट मीन्स क्रिमिनल लॉ में मेजर अमेंडमेंट हुए थे। एंड आपको पता है आपके क्रिमिनल लॉ कौन कौन से हैं, IPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डेट इज़ CRPC, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पॉक्सो। सो इन सभी के अंदर क्या हुए थे, मेजर चेंजेस किए गए थे, ठीक है। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज़ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इस पर्टिकुलर एक्ट को छोड़कर जितने भी एक्ट थे सब के अंदर अमेंडमेंट आया था। लाइक IPC को अमेंड किया गया था, पॉक्सो अमेंड हुआ था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डेट इज़ CRPC को भी अमेंड किया गया था। किस चीज़ को अमेंड नहीं किया गया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है। एंड जस्ट आई वांट आस्क यू वन क्वेश्चन, लाइक एंड जब भी हम PYQs करते हैं तो उसका करने का फ़ायदा तभी होता है जब हम क्वेश्चन में से क्वेश्चन को बनाएं, ठीक है। सो जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, इसको आप लोग देखें, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। यू नो ये जो एक्ट आया था ये सुप्रीम कोर्ट की किस जजमेंट के बाद आया था, विशाखा जजमेंट, ठीक है। नोट इट डाउन। यू नो जब विशाखा गाइडलाइंस आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद जाकर के पार्लियामेंट ने क्या एक्ट पास किया था, द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। सो विशाखा जजमेंट, यू शुड नो विशाखा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, ठीक है। सो विशाखा जजमेंट आप क्या करेंगे, एक बारी गूगल पे करेंगे, उसका थोड़ा सा ब्रीफ आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। विद दैट नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द जज हु हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स वर नॉट अमेंडेबल? एंड यू नो दैट प्रेजेंट पोजीशन क्या है, आप सभी को पता है डेट फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल आफ्टर द केशवानंदा भारतीय केस। आफ्टर द केशवानंदा भारतीय जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट until and unless they does not violate the basic structure of the constitution। बट ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली कब हेल्ड हुआ था, लाइक फंडामेंटल राइट्स वर नॉट अमेंडेबल, ये हेल्ड किया गया था गोलकनाथ केस के अंदर, ठीक है। सो गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करता है डेट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेबल। इसके बाद आया था केशवानंदा भारतीय केस, बट दिस क्वेश्चन परटेन्स टू द गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस के अंदर 11 जजेस बेंच बैठती है, जिसमें से 5 जजेस वर इन द फेवर, 5 जजेस गिव द डिसेंट ओपिनियन, वन जज डज नॉट take any side, all right। So under these 5 judges who says that fundamental rights were not amendable, so this question is asking name of that particular judge, ठीक है। So 1 2 3 4 5 judges were there, so one of them was Justice K. Subba Rao, and remember Justice K. Subba Rao was the Chief Justice of India, all right। So Chief Justice of India, Justice K. Subba Rao। So you see the questions level difficulty, like it is not a simple question, like आपको ये पता ना होना चाहिए that in that particular judgment who was the judge, like there were 11 judges। अब आपको क्या पता है, इन 5 में से आपको किसी एक का नाम पता है, हो सकता है वो अगले में आपको किसी और का नाम दे दे, ठीक है। देर आर 4 more जजेस, इनकी जगह पे किसी और का नाम दे सकता है। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं do not have to be motivated out of these questions because 2-3 questions are always be in this exam, ठीक है, जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। सो यू कैन जस्ट गाइज हैव chill about these questions, all right। now coming on to the question number 3। question number 3, dishonor of check is an offense under।
सो यू गाइज नो व्हाट इज़ डिसऑनर ऑफ चेक। आप लोग अगर जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि चेक बाउंस हो गया। व्हाट इज़ दैट? डिसऑनर ऑफ चेक। ओनर ऑफ चेक का क्या मतलब होता है? लाइक आई इशूड अ चेक टू यू, ठीक है, यू गो टू द बैंक, ठीक है, यू गो टू द बैंक, यू गिव दैट चेक टू द बैंक एंड बैंक ने आपको पैसे दे दिए। इट मीन्स चेक इज़ ओनर्ड। डिसऑनर्ड का क्या मतलब होता है? एक तरीके से बाउंस हो जाना, ठीक है। सो इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, it is a criminal offense, all right, and it is punishable under section 138 of the negotiable instrument act, ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग मेरे को एक बात बताओ, अगर आप लोग पी वाई क्यूज़ को सोल्व नहीं करोगे और ऐसे ही एग्ज़ाम देने चले जाओगे, सो कुड यू बी एबल टू सोल्व सच क्वेश्चंस? नो, ठीक है। आपको पता ही नहीं होगा कि डिसऑनर ऑफ चेक कहाँ पर, किस सेक्शन में, किस एक्ट के अंदर पनिशेबल बनाया गया है, ठीक है। डेट इज़ वाई ऑलवेज एम्फेसाइज मोर ऑन द पी वाई क्यूज। सो पी वाई क्यूज आर मस्ट, ठीक है। आप खुद से भी कर सकते हैं, लाइक डू नॉट वेट फॉर मी, लाइक मैं ही सबको सोल्व कराऊंगा। आप पी वाई क्यूज उठाएं एंड खुद से स्टार्ट कर दें सोल्व करना, ठीक है। इट विल हेल्प यू अ लॉट। आई एम सेइंग इट विद अ कॉन्फिडेंस दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, which Indian judge was a member of the International Criminal Tribunal for the Far East Tokyo Tribunal? Remember that जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है विच इज़ रिलेटेड टू लॉ, सो अगर उसके अंदर कोई इंडियन जज है, डेट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। करंट में है या फिर पहले कभी सर्व कर चुका है। एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें किसी इंडियन जज ने या तो सर्व पहले कर दिया है या फिर प्रेजेंटली कर रहे हैं, इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि दिस एग्जाम आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दैट। And the right answer to this question is option number A, that is Judge Radha Binod Paul. Alright, option number A is the right answer. Who among the following was the shortest serving Chief Justice of the Supreme Court of India? And this is the latest question of 2021, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चन जो DOLLB का पेपर हुआ था 21 में, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था कि कौन से ऐसे CJI हैं जिन्होंने सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए सर्व किया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज़ कमल नारायण सिंह, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट आंसर। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप ब्लाइंडली सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करते जाएं। नो, इट मीन्स उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस फ्यूचर में बन सकते हैं आप उन्हें भी सोल्व करें। फॉर एग्जांपल इन्होंने शॉर्टेस्ट पूछ लिया, अब इट इज़ योर ड्यूटी कि आप लॉन्गेस्ट को भी एक बारी पता लगाएं कि हु इज़ द CJI विच सर्व एज अ लॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कंट्री। एंड यू नो द नेम ऑफ दैट जज, द नेम ऑफ द जज इज जस्टिस YV Chandrachud, all right, and he served for more than 7 years as the Chief Justice of India. You can imagine how long he held the office, and his son is going to be the Chief Justice of India this year, Justice DY Chandrachud sir. All right. Question number 6, in which of the following judgments the Constitutional Bench of the Supreme Court of India, rarest of rare principle in the award of death penalty was first laid down? पहले क्या होता था, कभी भी किसी भी छोटा सा ऑफेंस हुआ डेथ पेनल्टी दे दिया, बट इन 1980 इन द बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डेथ पेनल्टी कैन ओनली बी अवॉर्डेड इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अवॉर्ड द डेथ पेनल्टी, the court first have to test whether this case lies in the doctrine of rarest of the rare. Is it a rarest of the rare case? अगर कोई नॉर्मल केस होगा then डेथ पेनल्टी उसको जनरली अवॉर्ड नहीं की जा सकती, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं। बट डेथ पेनल्टी कब दी जाएगी? जब इट इज़ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, बहुत ही अलग केस आएगा, तब ओनली डेथ पेनल्टी कैन बी अवॉर्ड। इट वॉज हेल्ड इन द बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1980। ऑल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करें, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now coming on to the question number 7. Question number 7. Who founded the doctrine of utilitarianism? Alright, this is the question of 2009. It is very important because questions like these can be asked anytime in the due. And the right answer to this question is option number C, that is Jeremy Bentham. And I am just giving you a task. Please go and read about Jeremy Bentham on the Wikipedia. He is an eminent jurist. Sorry, he was an eminent jurist. All right. He was an eminent jurist. So एक बार इसको जाके आप लोग देखेंगे विकीपीडिया पे that he gave the doctrine, this doctrine. All right.
नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द लीगल रिसर्च। अब आपको पता है कि लॉयर्स क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको काफ़ी सारी लीगल रिसर्च करनी होती है जिसके लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। जब आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जब आप लोग लॉयर्स एडवोकेट्स बनेंगे, व्हेन यू विल प्रैक्टिस इन द कोर्ट यू विल ऑल्सो हैव टू डू लीगल रिसर्च। तब आप लोग क्या करेंगे, किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, 4 ऑप्शंस दे दिए एंड पूछ रहा है कि कौन सा लीगल रिसर्च नहीं है, ठीक है। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज बॉयल्स लॉ। दिस इज़ नॉट अ लीगल रिसर्च सॉफ्टवेयर, जबकि मनुपत्रा इज़, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी इज़, एज वेल एज लॉ ऑफ द सी इज़ द लीगल रिसर्च सॉफ्टवेयर। जब आप लोग DU के अंदर आएंगे देन यू विल गेट द फ्री एक्सेस टू द मनुपत्रा विच इज़ द मेजर लीगल रिसर्च सॉफ्टवेयर। अपार्ट फ्रॉम इट, वन ऑफ द मोस्ट important लीगल रिसर्च प्लेटफॉर्म इज SCC ऑनलाइन। ठीक है, सो आप इसको ध्यान में रखेंगे एंड जस्ट गिविंग यू अ होमवर्क लाइक इट इज़ योर ड्यूटी बाय द वे, ठीक है। आप लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चन करेंगे इट इज़ योर ड्यूटी, लाइक जितने भी लीगल रिसर्च हैं, लाइक आप गूगल पे एक बार डाल दें मेजर लीगल रिसर्च सॉफ्टवेयर, सो उसमें आ जाएंगे, कुछ होंगे इंडियंस, कुछ होंगे इंटरनेशनल, ठीक है। लिस्ट बना लें, जस्ट गिव देम अ लुक, क्या पता अगली बारी क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए बट ऑप्शंस वो लोग बदल दें। सो यू शुड नो दैट व्हाट आर द मेजर लीगल research software in the country as well as in the world. All right, do that. Now coming on to the question number 9. Question number 9 says that Advocate MC Mehta is known in the context of, and it is the latest question of the 2021. ये हमारी बारी पे आया था and it is kind of a tough questions because जिसको MC मेहता के बारे में पढ़ रखा है वो ही इसको कर सकता है, लाइक इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन जो हर कोई कर सकता है, ठीक है। एडवोकेट MC मेहता किस चीज़ के लिए फेमस हैं, लाइक, and you know the right answer to this question is option number A. He was environmentalist. He still used to work in the field of environment for the prosperity of the environment, so public interest environmental litigation, and he has also been awarded several times with different prestigious awards, and one of the most important is गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ 1996, ठीक है। इसके अलावा भी इनको कुछ प्राइजेस मिले हैं, लाइक रेमन मैगसेस अवार्ड 1997, देन द पद्मश्री इन द 2016। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट जब भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है जो कि न्यूज़ के अंदर हो या फिर ऐसे PYQs आप कर रहे हैं तब आपके सामने आती है, देन प्लीज़ रीड अबाउट दैम। ऑल राइट, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही करना है, लाइक MC मेहता से ही करना है। देखिए like advocate Karunanandi, like there are several advocates, very famous advocates, for example Prashant Bhushan, there are a lot of advocates। आप बड़े सीनियर्स लॉयर्स जो होते हैं उनके बारे में देखें कि वो किस फील्ड के अंदर काम करते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज वीडियो, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। दिस क्वेश्चन सेज दैट ड्राइविंग विदाउट अ वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट इज पनिशेबल अंडर, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि आपके पास पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है एंड आप तब भी किसी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं। अब आप लोग जो एक ऑफेंस कर रहे हैं आपको किस एक्ट के अंदर पनिश किया जाएगा। द मोटर व्हीकल्स एक्ट, लाइक दीज आर द 4 ऑप्शंस एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A. ऑल राइट, मोटर व्हीकल एक्ट। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न आता है मोटर व्हीकल के एंड एनवायरनमेंट के, ठीक है। आप लोग सोचेंगे कि इट इज़ काइंड ऑफ अ एयर पोल्यूशन, सो हो सकता है इसके अंदर आपको लाइक लायबल ठहराया जाए। सम बोलेंगे लाइक एनवायरमेंटल, बट नो, अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट। क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है इसी वजह से इसमें लिखा गया है 1988। अगर प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन आता है तो क्या आएगा, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, क्योंकि यू नो दैट 2019 में मोटर व्हीकल्स के अंदर क्या हुआ था, मेजर अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। सो this is how you have to solve the previous year question papers relating to the DU LLB. This is our part 4th. Few more parts would be released very soon, but जब तक आप वेट ना करें and you can start solving by yourself. See you soon guys in the next video. But if you are new to the channel, make sure to subscribe to the channel and hit the bell icon so that you won't miss any of our future update. With that, see you in the next video. जब तक के लिए टाटा, bye bye, see you soon, take care, shining off.